नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज जिला सामान्य अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नवजात बच्चे की चोरी की खबर सामने आई, लेकिन मामले की तह में जाने के बाद पता चला कि यह नवजात बच्चे की चोरी का मामला नहीं है, बल्कि पिंपलझीरा गांव में रहने वाली एक महिला की 2 माह पहले जिला सामान्य अस्पताल में प्रसूति हुई थी। पश्चात वह अपने बच्चे को लेकर अपने गाँव अपने घर लौट गई थी। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत करीब 8,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। ऐसे में इस अनुदान की लालच में गाँव में ही रहने वाली किसी अन्य महिला ने पिंपलझीरा गाँव से उस 2 माह की आयु वाले बच्चे का अपहरण किया और वह दूसरी औरत खुद को इस बच्चे की मां बताते हुए डफरीन अस्पताल अनुदान की राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु पहुंची, किंतु डफरीन अस्पताल की एक नर्स द्वारा किए गए मेडिकल चेकअप में पूरा मामला उजागर हो गया और नर्स को इस मामले में संदेह होने पर उसने तुरंत इसकी सूचना गाड़गेनगर थाना पुलिस को दी। पश्चात पुलिस ने डफरीन अस्पताल पहुंचकर 2 महिलाओं सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस समय तक बच्चे के मूल माता पिता द्वारा नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन में अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और दोनों पुलिस स्टेशन द्वारा एक दूसरे के साथ संपर्क किए जाने पर पूरे मामले से पर्दा उठा, जिसके बाद बच्चे के मूल माता पिता को डफरीन अस्पताल बुलाया गया और उन्हें उनका बच्चा सौंपा गया। साथ ही बच्चा चुराने वाले तीनों लोगों को नांदगांवपेट पुलिस थाने के कब्जे में दिया गया। इस समय तक मामले की जांच चल रही है और आरोपियों के नाम फिलहाल पता नहीं चल पाए हैं। विगत जुलाई माह में राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक की शालाओं को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। पश्चात 5वीं से 8वीं की शालाओं को शुरू करने के बारे में भी निर्णय लिया गया था, किंतु कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए टास्क फोर्स व शिक्षा विशेषज्ञों की सूचना के अनुसार शालाओं को खोलने का विषय प्रलंबित रखा गया था, किंतु अब कोविड संक्रमण का खतरा काफी हद तक घट गया है। ऐसे में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा 5वीं से 12वीं तथा शहरी क्षेत्र में कक्षा 8वीं से 12वीं की कक्षाओं को शुरू करने के बारे में जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि आगामी 4 अक्टूबर से राज्य में शालाएं शुरू हो रही हैं, किंतु विद्यार्थियों को इस शालाओं में भेजने के लिए अभिभावकों की मंजूरी बेहद आवश्यक रहेगी और जिन विद्यार्थियों के अभिभावक अपनी मंजूरी नहीं देंगे उन छात्रों को उपस्थित रहने के बारे में कोई सख्ती नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत द्वारा जानकारी दी गई कि राज्य में दीपावली के पश्चात सभी महाविद्यालयों को शुरू करने के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इस संदर्भ में राज्य के सभी विद्यापीठों के कुलगुरुओं से उनकी रिपोर्ट मंगाई गई है, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा महाविद्यालयों को शुरू करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। राज्य में जिला परिषद व पंचायत समितियों के उपचुनाव को आगे ढकेले जाने की मांग राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग से की गई थी, किंतु इन चुनाव को आगे मुलतवी करने के संदर्भ में निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी असमर्थता दर्शाई गई है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ही ये चुनाव लिए जा रहे हैं और यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बारे में कोई आदेश जारी किया जाता है तो ही निर्वाचन कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात 5 जिला परिषदों व पंचायत समितियों में ओबीसी संवर्ग का राजनीतिक आरक्षण रद्द किया गया था और रिक्त हुई सीटों पर निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके चलते इस समय राज्य में राजनीतिक वातावरण काफी गरमाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व ओबीसी संगठनों के दबाव के पश्चात राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर एक अध्यादेश जारी किया गया, जिस पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा अपने हस्ताक्षर किए गए। इस बात के मद्देनजर सरकार ने निर्वाचन आयोग से चुनाव को आगे मुलतवी करने का निवेदन किया था, किंतु निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार की ओर से की गई मांग को खारिज कर दिया गया है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव लड़ रहे परिवर्तन पैनल के संयोजक तथा ओबीसी संवर्ग के प्रत्याशी संजय खोड़के द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि विगत 11 वर्षों से जिला बैंक की सत्ता में रहे तत्कालीन पूर्व अध्यक्षों व उनके समर्थक संचालकों द्वारा बैंक का कामकाज बेहद मनमाने ढंग से चलाया गया। इसके सबूत अब विभिन्न जाँच एजेंसियों द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट के जरिए सामने आ रहे हैं और भ्रष्टाचार के एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इसके बावजूद तत्कालीन पूर्व अध्यक्ष सहित उनके कुछ समर्थक बैंक के संचालक मंडल का चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि उन लोगों के पास बैंक की सत्ता में आना तो दूर बैंक के संचालक मंडल का चुनाव लड़ने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है। 11 वर्ष ते राहिले त्यावेळेस सुप्रीम कोर्टात नाही गेले, परंतु ज्यावेळेस प्रशासक बसला त्यावेळेस एवढा मोठा वकील उभा केला आणि कोविड काळामध्ये इलेक्शनची प्रक्रिया चालू करायला लागली आणि त्या लेखापरीक्षकामध्ये तिने काय म्हटलंय माहिती, त्याच प्रकारे कर्ज वाटपाकरिता उपलब्ध निधी असताना कर्ज वाटप न करता नियम बाह्यपणे सदर निधी जोखीम युक्त म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक केली। म्हणजे हे करायला पैसे न देता तुम्ही हे पैसे म्युच्युअल फंड मध्ये गुंतवले, हा त्याचा एक जिवंत उदाहरण आहे।
इस पत्रकार परिषद में शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री हर्षवर्धन देशमुख, पूर्व राज्य मंत्री वसुधा देशमुख तथा पूर्व विधायक व भाजपा नेता अरुण अड़सठ, पूर्व राज्य मंत्री वसुधा देशमुख, पूर्व विधायक व भाजपा नेता अरुण अड़सठ, विधायक सुलभा खोड़के तथा शिवसेना के जिला प्रमुख राजेश वानखड़े भी उपस्थित थे। इसके साथ ही परिवर्तन पैनल की ओर से जिला बैंक का चुनाव लड़ रहे राज्य मंत्री बच्चू कडू, विधायक राजकुमार पटेल, विधायक प्रताप अड़सठ सहित राजेंद्र महल्ले, रविंद्र गायगोले, राजाभाऊ देशमुख, माया हिवसे, जयश्री देशमुख व अनंत देशमुख आदि भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्य मंत्री बच्चू कडू सहित अन्य मंचासीन गणमान्यों ने भी अपने समयोचित विचार व्यक्त करते हुए जिला बैंक के चुनाव में परिवर्तन पैनल की भूमिका को स्पष्ट किया। बँकेचा मूळ उद्देश काय आहे? शेतकऱ्याचं कर्ज वाटप। इथे 10 वर्ष यांनी त्याचं सगळं गुल करून टाकलं। दुसरं जर आपण पाहिलं तर या जिल्ह्यातल्या 65 सोसायट्या, सेवा सहकारी सोसायट्या बंद झाल्या, अवसानात आल्या। काही त्यांच्या कारणामुळे झाल्या, काही आपली ती सोसायटी नेऊन त्याला कर्ज वाटप झालं। मोठ्या मोठ्या गावच्या सोसायट्या आपण ज्या होत्या त्या बंद झाल्या आणि त्याचं कारण आपले परिणाम काय झाले तर आत्महत्याची संख्या सुद्धा वाढली। आता सोसायटीमध्ये अध्यक्ष सुद्धा शेतकरीच आहे, बँकेचा अध्यक्ष सुद्धा शेतकरी आहे। दुर्दैवानं आपण म्हणतो काही अध्यक्ष तिथे शाहूकार पण आहे, त्याची स्वतःची शाहूकारकी पण आणि मग शाहूकारकीचं डोकं बँकेत वापरतं, ते बेकायदेशीर शाहूकार आणि मग बेकायदेशीर शाहूकारकीच्या डोक्यानं ही बँक पुन्हा आम्ही पाहतोय अतिशय वाईट अवस्थेत। परंतु तुम्ही शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप न करता म्युच्युअल फंडामध्ये इतर ठिकाणी ज्या पद्धतीने गुंतवणूक करता त्याचे सगळे आयाम आपल्या सगळ्यांच्या समोर आलेले, त्याचे मी पुन्हा जाणार नाही। आम्ही सगळे एका ठिकाणी या दृष्टीने आलो की जी शेतकऱ्यांची बँक आहे ती शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच वापरल्या गेली पाहिजे। गेल्या अनेक दिवसापासून आम्ही जे पाहतो आहोत त्या पद्धतीनं या लोकांची वागणूक नसल्यामुळं आम्ही सगळ्यांनी एक ठरवलं की आपण सगळ्या ठिकाणी सगळ्या लोकांनी एका ठिकाणी येऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणारी जी मंडळी आहे त्या मंडळीच्या हातात शेतकऱ्यांची ही बँक गेली पाहिजे, या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळे एका ठिकाणी आलो आहोत। म्हणून जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्यांना कर्ज मिळालं पाहिजे आणि आमचा हा शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे, यासाठी नेहमीच आमचं मागणं असते। परंतु या ठिकाणी असणाऱ्या ज्या संचालक मंडळाने जवळपास 11 वर्ष त्या ठिकाणी बँक चालवली आणि शेतकऱ्यावर अन्याय केला। खऱ्या अर्थानं ऑडिट हे खऱ्या अर्थानं बँकेचा आरसा असतो आणि त्या आरशामध्ये स्पष्ट दिसते। आज ऑडिटमध्ये जे काही ऑब्जेक्शन नाबार्डचे असेल, या ठिकाणी असणाऱ्या गव्हर्नमेंटचं ऑडिट असेल, यामध्ये इतके ऑब्जेक्शन आहे की सगळं ही बँक ही भ्रष्टाचारानं भरलेली आहे आणि हा काही लपणारा नाही आहे। आणि शेवटी ही बँक ही शेतकऱ्यांची बँक आहे आणि हा भ्रष्टाचार आज न उद्या बाहेर निघणारच आहे, चौकशा होणारच आहे, चौकशा लागलेल्या आहे। म्हणून या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छिते की ही शेतकऱ्यांची बँक शेतकऱ्यांसाठी राहिली पाहिजे। त्यांना या ठिकाणी आर्थिक आपल्याला सक्षम कसं करता येईल यासाठी निश्चितच या पॅनलच्या माध्यमातून बँकेचा व्यवहार हा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी चालावा आणि सर्वसामान्य शेतकऱ्याला या जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून मदत व्हावी, सहकार्य व्हावं, यासाठी मी यांच्या पाठीशी म्हणण्यापेक्षा यांच्यासोबत ही लढाई लढतो आहे आणि आपल्या माध्यमातून सर्व बँकेच्या मतदारसंघांना आवाहन करू इच्छितो की हा गैरप्रकार, हा भ्रष्टाचार, हा जो काही त्यांनी नगारा चिन्ह घेतलंय त्या भ्रष्टाचाराच्या डंक्याला एक अंपायर म्हणून आमचं पॅनल आता उभा आहे आणि शिट्टीवाजच्या माध्यमातून हा यांचा भ्रष्टाचाराचा जो काही डंका आहे तो आता यापुढं थांबवायचा आहे आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बँक चालली पाहिजे म्हणून हे पॅनल उभा आहे। त्यात मग कोणी आमदार आहे, मंत्री आहे, मोठे नेते आहे हा विषयच नाही। तुम्ही सगळे सक्षम असते, तुम्ही व्यवस्थित सांभाळत असता तर आज शेतकऱ्याची गरज पडली नसती। परंतु सतत 11 वर्ष शेतकऱ्यांना दुबाडलं, आकडेवारीसाठी काकांनी आता सांगितलं आहे सगळी सदस्य सभासद कसे कमी होत गेले। निवड कशासाठी तर गुंतवणूक करायला मिळाली पाहिजे आणि त्यातून कंपनीच्या माध्यमातून पासबॅक मिळाला पाहिजे। मोठ्या प्रमाणात हे जे 3.5 कोटी दिसून राहिले तुम्हाला, ह्या अत्यंत छोटा अमाऊंट आहे। हा याचा म्हणजे तर मोजदात येत नाही। हा डायरेक्ट कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे आलेले आहेत आणि त्याचे पुरावेही हळूच आपल्याला नक्कीच येणाऱ्या काळात मिळणार आहे। शेतकरी के ऊपर अन्याय हो रहे हैं, ये अलग अलग विचारधारा के अलग अलग पार्टी के लोग एक मंच में आके बैठे हैं, तो इस पर से अगर धुआं निकल रहा है तो अंगार जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी को लेके हम
ये परिवर्तन पैनल में सब मान्यवरों के साथ में, आप सभी के साथ में मेरी विनती रहेगी कि परिवर्तन पैनल के सिक्के चिन्हों को आप जितने ज्यादा बजा सके उतने बजाइए, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ. धन्यवाद. आमच्या तांदूळ भागातल्या अनेक सोसायट्या ह्या बरखास्त करण्यात आल्या. शेतकऱ्याला कर्ज मिळालं नाही, तर त्याच्या शेतात पेरणी करू शकला नाही, अशी अनेक ठिकाणी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळं ही शेतकऱ्यांची बँक शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत जावी आणि त्यांना हवं ते कर्ज त्या कामाकरता पिकाकरता मिळावं. आगामी 4 अक्टूबर को जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए बैंक के निर्वाचन निर्णय अधिकारी द्वारा निर्वाचन संबंधी कामों को पूरी रफ्तार से पूर्ण किया जा रहा है. 2 दिन पूर्व नामांकन वापसी की अंतिम तिथि की अवधि खत्म होने के साथ ही गत रोज चुनावी मैदान में डटे सभी प्रत्याशियों के नामों की अंतिम सूची घोषित करते हुए उन्हें चुनाव चिन्हों का वितरण कर दिया गया. साथ ही अब अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग अलग रंगों की मत पत्रिकाएं तैयार की जा रही है, जिसके लिए सेवा सहकारी सोसाइटी क्षेत्र के लिए सफेद, SC/ST क्षेत्र के लिए नीले, VJNT क्षेत्र के लिए पीले, महिला आरक्षित क्षेत्र के लिए गुलाबी, OBC क्षेत्र के लिए हरे, क1 क्षेत्र के लिए केसरी व क2 क्षेत्र के लिए पोपटी रंग की मतपत्रिका प्रकाशित की जाएगी. जिले के सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा किए गए प्रयासों के चलते केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेलोरा विमानतल के विकास हेतु 50 करोड़ रुपयों की निधि जारी करने पर सहमति दर्शाई है. इसके संदर्भ में केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय द्वारा सांसद नवनीत राणा को गत रोज ही एक पत्र भेजा गया है. इसकी जानकारी देते हुए सांसद नवनीत राणा द्वारा कहा गया कि केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय द्वारा इससे पहले बेलोरा विमानतल के विकास हेतु 75 करोड़ रुपयों की निधि जारी की गई थी, जिसकी वास्तविक कार्य रिपोर्ट अब तक राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को नहीं भेजी गई है. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा यह रिपोर्ट जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजी जानी चाहिए, ताकि केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई 50 करोड़ रुपए की निधि राज्य सरकार के खाते में वर्ग की जा सके. पशुसंवर्धन विभाग के पशुधन विकास अधिकारियों द्वारा संशोधित आश्वासित प्रगति योजना का लाभ मिलने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के पास स्थित पशु वैद्यकीय अस्पताल के समक्ष आज सांकेतिक अनशन किया गया. इस आंदोलन की जानकारी मिलते ही पूर्व जिला पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल तुरंत ही अनशन स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पशुधन विकास अधिकारियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि वे जल्द ही इस संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हुए यह मामला उठाएंगे और यदि सरकार द्वारा इस विषय को लेकर तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया गया तो विधानमंडल के आगामी सत्र में इस मामले को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा जाएगा. पशुसंवर्धनामध्ये अनेक वर्षापासून सगळी ही डॉक्टर मंडळी काम करतात आहे, पण ज्या पे ग्रेडवरती जी लागलेली मंडळी आहे त्यांना वाढीव पगार किंवा वाढीव वेतन हे शासन देत नाही आहे. त्याच्यामध्ये बजेटमध्ये सुद्धा तरतूद करण्यात आलेली आहे आणि हे हायकोर्ट आणि हे केसेस जिंकलेले आहे. परंतु शासनाच्या ह्या अडवणूक धोरणामुळे या लोकांना मोठ्या प्रमाणामध्ये यांचं नुकसान होत आहे. आणि आज जर पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं जी मेहनत करणारी जी लोक आहे ही डॉक्टर मंडळी आहेत आणि पशुसंवर्धन विभाग हा अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र शासन याच्यावरती कोणी लक्ष द्यायला तयार नाही. मला आज हे लाक्षणिक उपोषणाचं याच्यामध्ये निवेदन मी घेतलं आहे. आता याच्यामध्ये मी मुख्यमंत्री आणि आपले आयुक्त यांना देऊन याच्यामध्ये काहीतरी रस्ता काढण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहे. आमच्या खात्यामध्ये लागल्यानंतर 30-32 वर्ष आमचे प्रमोशन्स होत नाहीत. त्यामुळे शासनाने जे जाहीर केलं की त्यांना 12 वर्षानंतर वरची वेतन श्रेणी आणि 24 वर्षानंतर दुसरी वेतन श्रेणी. 12 वर्षानंतरची तर आम्हाला दिली, पण 24 वर्षाची वेतन श्रेणी द्यायची नेहमीच चालढकल सुरू आहे. त्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद औरंगाबाद म्हणजे मॅटमध्ये केस जिंकलो. त्यानंतर हायकोर्टात गेलं शासन, हायकोर्टातसुद्धा आम्ही जिंकलो. नंतर शासन सुप्रीम कोर्टात गेलं, शासनाला सुप्रीम कोर्टातून माघार घ्यावी लागली. त्यानंतर शासनाने अजूनपर्यंतही आम्हाला 2 वेतनवाढीचं आमचे नहीं. लगातार बढ़ती महंगाई का निषेध करने हेतु शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के समक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया. इस अवसर पर पूर्व जिला पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों का निषेध करते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम व गैस सिलेंडर के दामों में लगातार इजाफा किया जा रहा है, जिससे आम जनता का जीना मुहाल हो चुका है और सरकार द्वारा आम जनता के मुद्दों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही. देशाची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झालेली आहे. महागाईने उच्चांक गाठलेला आहे. सर्वसाधारण लोकांचं जीवन हे असह्य झालेलं आहे. गॅसचे भाव 1000 रुपयावर पोहोचलेले आहे. पेट्रोल 100 रुपयाच्या वर्षी 110 पर्यंत पोहोचलेलं आहे. डाळी, तेल, भाजीपाला सर्व गोष्टीचे महागाईमुळे सर्वसामान्य लोकांचं आणि मध्यमवर्गीयांचं कंबरडं मोडलेलं आहे. असं असताना सुद्धा केंद्र शासनामध्ये असलेल्या मोदी सरकारला त्यांचे डोळे उघडत नाही
आणि सर्वसामान्य लोकांना काही आपण राहत दिली पाहिजे, त्यांच्या बाबतीत कोणतेही स्कीम त्यांच्याजवळ नाही. याच्यामुळे आज अत्यंत विस्फोटक परिस्थिती देशामध्ये आलेली आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे जे पूर्ण देशात महागाईचा उच्चांक झालेला आहे. प्रत्येक वस्तू गॅस सिलेंडरपासून खाण्याचा तेलपासून तूर डाळपासून जे महागाईचा उच्चांक झालेला आहे त्याच्यामुळे सामान्य व गरीब माणसाला जगणं कठीण झालेलं आहे. त्याचा निषेध म्हणून आणि दुसरं केंद्र शासनाला आज आम्ही विनंती करणार आहे अमरावती शहराच्या लोकांच्या वतीनं की महागाई जे खूप अतोनात वाढलेली आहे ते कमी करण्यात यावी. त्याचसोबत जे हजारो लाखो करोडो बेरोजगार या कोरोनामुळे आणि केंद्र शासनाच्या धोरणामुळे जे तरुण युवा वर्ग ज्यांनी शिक्षण घेतलं आहे ते बेरोजगार आहे, त्यांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. गत रोज वलगांव पुलिस थाने के भीतर पूछताछ हेतु हिरासत में लिए गए अरुण जौंजाल नामक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी. बाद में पता चला कि घटना के वक्त स्टेशन डायरी ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस कर्मचारी अपनी जगह पर उपस्थित नहीं थी. साथ ही आरोपित व्यक्ति कब दूसरे कक्ष में चला गया और कब उसने वहां पर सीलिंग पंखे से शर्ट के जरिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, इस ओर थाने में मौजूद किसी पुलिसकर्मी का ध्यान ही नहीं गया. इस बात को शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा बेहद गंभीरता से लिया गया है और सीपी डॉक्टर सिंह ने आयुक्तालय स्तर पर 2 विशेष पथक गठित किए हैं जो अब पूरा समय शहर के अलग अलग पुलिस थानों में चक्कर लगाते रहेंगे और थाने में चल रही गतिविधियों पर नजर भी रखेंगे. सबसे खास बात यह है कि इस पथक में शामिल पुलिस कर्मियों के पास बॉडी वॉर्न कैमरा भी रहेगा. जेब अथवा कंधे पर लगाए जाने वाले इस कैमरे में सभी पुलिस थानों की रिकॉर्डिंग की जाएगी, जिसे पुलिस नियंत्रण कक्ष सहित खुद पुलिस आयुक्त द्वारा भी देखा जाएगा. इस पथक द्वारा किसी भी पुलिस थाने में किसी भी वक्त सरप्राइज विजिट की जाएगी और उस वक्त थाने में कौन कौन उपस्थित है और कौन कर्मचारी कहाँ गया है इसकी जानकारी ली जाएगी. वहीं गत रोज वलगांव पुलिस थाने में एक आरोपित व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई, जिसके पश्चात सीआईडी द्वारा गुरुवार की देर रात वलगांव पुलिस थाने से आवश्यक दस्तावेजों को जब्त करने के साथ ही थाने में लगे 11 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी जब्त किए गए और मौके पर उपस्थित 8 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए. वलगांव थाने में आरोपित व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला उजागर होते ही शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा स्टेशन डायरी ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी को तुरंत निलंबित कर दिया गया. वहीं थानेदार गोरखनाथ यादव को पुलिस कंट्रोल रूम से संलग्न किया गया. साथ ही फिलहाल मुख्यालय में पदस्थ पीआई विजय वापसे को वलगांव पुलिस स्टेशन का थानेदार नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही गत रोज जिला व सत्र न्यायाधीश की प्रमुख उपस्थिति में घटनास्थल का पंचनामा पूरा करने के बाद मृतक अरुण जौंजाल के शव को फंदे से नीचे उतारा गया और शव को पोस्टमार्टम हेतु अकोला के सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया, जहां पर अरुण जौंजाल के शव का इन कैमरा पोस्टमार्टम किया गया. इस समय देश की आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, जिसके मद्देनजर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. इसके तहत अमरावती महानगर पालिका द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी श्रृंखला में शुक्रवार को मनपा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मनपा के पदाधिकारियों, पार्षदों, अधिकारियों, कर्मचारियों व नागरिकों द्वारा स्वयं रूप से शामिल होकर रक्तदान किया गया. इस शिविर के जरिए कुल 50 यूनिट रक्त संकलित हुआ है. सबसे विशेष यह रहा, शिविर में निगमायुक्त प्रशांत रोड़े, मनपा के सभागृह नेता तुषार भारती, पर्यावरण संवर्धन अधिकारी महेश देशमुख तथा विधि अधिकारी श्रीकांत चौहान सहित अनेकों ने स्वयं स्फूर्त तौर पर रक्तदान किया. अमरावती महानगरपालिकेचे विविध उपक्रम आम्ही वर्षभरात साजरे करणार आहोत. त्याची सुरुवात आम्ही आज रक्तदान शिबिराच्या माध्यमातून केलेली आहे. आगामी काळामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करून देशाचं अमृत महोत्सवी वर्ष आम्ही साजरे करणार आहोत. या दिवसामध्ये रक्ताचा तुटवडा असतो, यामध्ये आपलंसुद्धा एक योगदान असावं यासाठी हे शिबिर आयोजित केलेलं आहे. आज यामध्ये मी तुषार भाऊ यांनीसुद्धा दिलं आहे, आमचे शेजारी बसलेले महेश देशमुख यांनी आणि बरेच कर्मचाऱ्यांनी रक्तदान केलेलं आहे. 100पेक्षा जास्त आज आम्ही उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे आणि यापुढेसुद्धा अशा प्रकारचे प्रोग्राम घेण्याचा आमचा मानस आहे. अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने आम्ही आज सर्व कर्मचारी, सर्व अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. हा काळ आपण जर बघितला तर वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हायरस, वेगवेगळ्या प्रकारचे साथीचे रोग सध्या आले आहेत आणि अशावेळी रक्ताचा तुटवडा पडू नये आणि म्हणून अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने आम्ही आज ठिकाणी रक्तदान केलं आहे. निगमायुक्त प्रशांत रोड़े ने आज मनपा के विभिन्न विभागों का दौरा करते हुए कामकाज के तरीकों को सुधारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. साथ ही उन विभागों में अपना कामकाज कराने हेतु आए नागरिकों से संवाद भी साधा. इस समय निगमायुक्त रोड़े के साथ मनपा के जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुरस्कर भी उपस्थित थे.
जिले के एकमात्र सबसे बड़े अपर वर्धा बांध के सभी 13 दरवाजों को एक बार फिर खोल दिया गया है, क्योंकि बांध में पानी की लगातार आवक हो रही है और बांध में करीब 99.64% जल संग्रहण हो चुका है। ऐसे में बांध के सभी 13 दरवाजों को 50 सेंटीमीटर खोलते हुए वर्धा नदी में प्रति सेकंड 1053 घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के सभी 13 दरवाजों से हो रही जल निकासी का विहंगम दृश्य देखने हेतु यहाँ पर एक बार फिर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़भाड़ होने लगी है। ऐसे में भीड़भाड़ को टालने तथा सुरक्षा के उपाय करने हेतु बांध परिसर में पुलिस बंदोबस्त लगाते हुए बैरिकेडिंग की गई है। इस समय बंगाल के उपसागर में तैयार हुए कम दबाव वाले क्षेत्र की वजह से वातावरण में बदलाव हो रहा है और विगत कुछ दिनों से राज्य में कई स्थानों पर लगातार हल्के व मध्यम स्तर की बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। राज्य परिवहन महामंडल की एसटी बसों में बिना टिकट यात्रा करना अब काफी महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे बेटिकट यात्रियों के खिलाफ राज्य परिवहन निगम द्वारा 22 सितंबर से आगामी 6 अक्टूबर तक एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने वाले यात्रियों पर ऑन द स्पॉट दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनसे 2 गुना किराया वसूल किया जाएगा। आज अमरावती जिले में एक व्यक्ति कोविड संक्रमित पाया गया, वहीं एक व्यक्ति कोविड मुक्त होकर अस्पताल से अपने घर लौटा। राहत वाली बात यह रही कि बीते 24 घंटे के दौरान एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। जिले में अब तक कुल 96,723 कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 95,118 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 8 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 1 मरीज का समावेश है, जिनमें से इस समय 4 मरीजों का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 4 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 619 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.16% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर है। साथ ही शुक्रवार को समूचे संभाग में 11 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें बुल्ढाना के 10 मरीजों का समावेश रहा। वहीं अकोला, यवतमाल व वाशिम में आज कोई कोविड संक्रमित मरीज नहीं पाया गया। इसके अलावा शुक्रवार को संभाग में 3 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1 व यवतमाल के 1 मरीज का समावेश है। इसके अलावा अकोला में एक बार फिर 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। आगामी मनपा चुनाव हेतु राज्य सरकार द्वारा 3 सदस्यीय प्रभाग रचना का निर्णय लिया गया है, जिसे रद्द किया जाए। इस आशय की मांग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन मनसे के महानगर अध्यक्ष संतोष बजरे के नेतृत्व में जिलाधिकारी पवनीत कौर को सौंपा गया। आईटक कामगार संगठन की ओर से केंद्र सरकार द्वारा कामगारों के लिए बनाए गए नियमों को लेकर तथा आशा वर्करों की विभिन्न मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की गई। इसके तहत अमरावती जिले की सभी आशा वर्करों व कामगारों द्वारा जिला परिषद कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों के संदर्भ में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिला स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की शहर इकाई द्वारा जिलाधीश के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि हाल ही में एआईएम प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी के निवास पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया है। इस हमले में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नांदगांव खंडेश्वर के ग्रामीण अस्पताल परिसर में गणपति विसर्जन के दौरान डॉक्टरों व कर्मचारियों द्वारा डीजे बजाकर हुड़दंग मचाया गया। इन सभी डॉक्टरों व कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर नांदगांव खंडेश्वर तहसील ग्रामीण पत्रकार संघ द्वारा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम को ज्ञापन सौंपा गया। बोगस सोयाबीन बीज आपूर्ति करने वाली नर्मदा गोल्ड कंपनी पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर ब्राह्मणवाड़ा भगत के निवासी वैभव किसान द्वारा जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया है। अंजनगांव सुरजी स्थित ग्रामीण अस्पताल में सोनोग्राफी की व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा वैद्यकीय अधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया और जल्द से जल्द इस अस्पताल में सोनोग्राफी की व्यवस्था किए जाने की मांग की गई। मोर्शी शहर के प्रसिद्ध निसर्ग पर्यटन केंद्र को हाल ही में विधायक देवेंद्र भुयार ने वन संरक्षक अधिकारी आरडीए व आरएफओ बुझाड़े के साथ मिलकर भेंट दी और इस पर्यटन केंद्र का विकास करने के संदर्भ में तत्काल प्रस्ताव तैयार कर उपाय योजना का प्रस्ताव पेश करने का निर्देश वन अधिकारियों को दिया। गाड़गीनगर पुलिस थाने में कार्यरत पीएसआई लेवटकर सहित एक अन्य निजी व्यक्ति को एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने शिकायतकर्ता व्यक्ति से बंगले की खरीदी के दस्तावेज वापस दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 30,000 रुपए पहले ही ले लिए गए थे और आज शिकायतकर्ता से 20,000 रुपए लिए जाने थे, जिसके लिए उसे पुलिस थाने के बाहर बुलाया गया था। इसी दौरान शिकायतकर्ता व्यक्ति ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को दी और एसीबी ने अपना जाल बिछाते हुए पीएसआई राजू लेवटकर सहित उनके एक सहयोगी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शुक्रवार को एक ही दिन के दौरान 2 अलग अलग स्थानों पर 2 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साईनगर परिसर के कक्कड़ लेआउट में रहने वाले दिनेश वामनराव ठाकरे नामक 54 वर्षीय व्यक्ति ने अपने घर के बाहर छज्जे से फांसी पर लटक कर आत्महत्या की। वहीं दशरा मैदान झोपड़पट्टी परिसर में रहने वाले मुरलीधर ज्ञानेश्वर साबले नामक 34 वर्षीय व्यक्ति ने घर की छत से रस्सी का फंदा बनाया और उसे लटक कर आत्महत्या कर ली। राजापेट पुलिस थाने द्वारा दोनों मामलों की जाँच की जा रही है।
राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत रविनगर स्थित खत्री अस्पताल के सामने एक तेज रफ्तार दोपहिया द्वारा टक्कर मारे जाने के चलते जलाराम नगर परिसर निवासी प्रवीण गुणवंतराव मेटकर नामक 45 वर्षीय व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। अकोला शहर के बड़ी उमरी परिसर में ताथोड़ नगर परिसर निवासी सुनील लक्ष्मण गवई ने विगत 11 सितंबर की रात 10 बजे के दौरान अपने घर के आंगन में बिठाए गणपति के सामने फटाका फोड़ा था। इस बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले वृंदन विष्णु जाधव तथा उसकी बहन सखू विष्णु जाधव ने लोहे के पाइप से सुनील गवई पर हमला किया था और गवई की जमीन पर गिरने के बाद दोनों भाई बहन ने उसकी लात घूंसों से पिटाई की थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए सुनील गवई को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 3 दिन पश्चात इलाज के दौरान सुनील गवई की मौत हो गई। ऐसे में अब अकोला पुलिस ने गवई की मौत होने के बाद वृंदन जाधव व सखू जाधव के खिलाफ धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। फिलहाल दोनों भाई बहन फरार हैं, जिनकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।